अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं ज़ाहिर नसीर खटक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वीडियो टीवी। इस वक्त मैं वाकिन के नामवर जाने पहचाने मोतबर मोतज़िम डॉक्टर जनाब होम्यो डॉक्टर जनाब फराज अहमद कुरैशी साहब के पास आया हूं और इनसे कुछ बीमारियों के हवाले से पहले भी हमने पूछा था और आज भी पूछेंगे। आज खुश उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कि गुर्दों की पथरी की बीमारी में मुब्तला हैं या जिनको गुर्दों की पथरी की बीमारी जो है वो लाहक है, या वो लोग वो मरीज़ जो कि सीने के जलन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, या सीने में उसकी तेज़ाबियत है, मायदे में तेज़ाबियत है, या पट्टों की बीमारी में जो है वो उनको भी पट्टों की बीमारी जो है उनको लाहक है। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है और आपको ये लाजमी कहूँगा कि आप लोग ये जो वीडियो है ये लास्ट तक देखें ताकि इलाज के बारे में, मेडिसिन के बारे में और होम्यो इलाज के बारे में आपको पता चले कि होम्यो इलाज क्या है या फिर एलोपैथिक जो है, एलोपैथिक इलाज जो है वो क्या होते हैं। होम्योपैथिक के इलाज में मेडिसिन के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि नहीं होते, और एलोपैथिक जो मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि नहीं होते। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें टाइम देते हैं और हमारे अवाम जो है उनको अफाका हो जाता है, उनको फ़ायदा पहुँच जाता है। जी, हम तो डॉक्टर ही अवाम उन्नास की खिदमत के लिए बने हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि लोगों के लिए उनकी हर वक्त उनके लिए हाज़िर रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आज आपसे स्पेशल जो है वो आया हूँ कि आपसे स्पेशल जो है गुर्दों की पथरी के हवाले से पूछूं कि होम्यो मेडिसिन में होम्यो का इलाज जो है वो गुर्दों की पथरी के लिए, गुर्दों की पथरी के लिए किस हद तक जो है वो अफाका दे सकती है, इलाज हो सकता है इसमें। और होम्यो क्या इसमें गुर्दों पे दोबारा अगर एक बार इसका इलाज हो जाए, इसकी पथरी का इलाज हो जाए, दोबारा तो पथरियाँ नहीं आती, क्योंकि मैंने एलोपैथिक में देखा है कि लोग फिर से वही बीमार पड़ जाते हैं। होम्योपैथिक में ये सिस्टम है कि नहीं, और कितना इसका इलाज जो है वो मुमकिन है? जी देखिए, दुनिया भर में जो गुर्दों के अमराज पे है ना, होम्योपैथी इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब है। जब भी किसी को गुर्दे का मसला आता है तो एक आम बंदे भी कहता है, अच्छा आपको गुर्दे में दर्द है तो आप होम्योपैथिक दवाई खाओ, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाओ। तो गुर्दों में पथरी वगैरह के लिए होम्योपैथी की वजह शोहरत ही गुर्दों के अमराज हैं बहुत ज़्यादा। इसमें अगर किसी गुर्दे में जो पथरियाँ होती है वो कैल्शियम की हों, ऑक्सलेट की हों, यूरेट की हों, जिसकी भी हों, वो उस पर होम्योपैथिक जो है वो बाकी तमाम तरीक़ों में एक नुमायाँ अपना असर रखती है गुर्दों के हवाले से, और इसका वसी दायरा कार है। उसमें गुर्दों में आपको अगर दर्द वगैरह होता है, चूँकि हमारी जो नौजवान नस्ल है और जो भी हमारे आजकल गुर्दों के अमराज में लोग हैं, टेंशन डिप्रेशन में भी रहते हैं, और दूसरा हमारी जो खुराक है वो उस तरीके से नहीं, हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, फ़ाइबर्स कम ले लेते हैं, मसाला जात वगैरह लेते हैं, या फ़ाइबर्स की ज़्यादा मकदार होती है, पेप्सी वगैरह जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे भी गुर्दों के अमराज पैदा होते हैं। गुर्दों में पथरियाँ कैल्शियम वाली, यूरेट्स वाली बन जाती हैं। इसमें इसकी जो सिम्टम्स होती हैं उसमें अगर देखा जाए तो गुर्दों में दर्द शुरू हो जाता है, पेन होती है, या तो बबलिंग पेन होती है, वो पेन मूव कर रही होती है, राइट टू लेफ़्ट किडनी में जा रही है, लेफ़्ट टू राइट में आ रही होती है, ना आपसे बैठा जाता है ना उठा जाता है, उस पर शदीद कर्व की कैफियत में होता है मरीज़, जिसका हम गुर्दों में दर्द होता है। तो गुर्दों में जब वो हमारे पास आता है होम्योपैथिक क्लिनिक में, तो हम उसके सबसे पहले सिम्टम्स लेते हैं और उसके मुताबिक उसको कुछ अद्वियात दे दी जाती हैं, जिससे उसको ये होता है कि दर्द में अफाका हो जाता है। उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें जो पथरी होती है उस पथरी का साइज़ जो होता है वो आ जाता है कि इसका ये साइज़ है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह गुर्दों की पथरी के अमराज में और इसके जो है वो बहुत सारे पेशेंट जो है वो उसमें ठीक हुए हैं, और मेरी जो इस वक्त जो रिकॉर्ड था गुर्दे की पथरी का वो 27 mm जो थी वो पथरी अल्हम्दुलिल्लाह वो किडनी से होम्योपैथिक मेडिसिन से निकली है। उसमें हम पीजिया और इससे रिलेटेड जो उसका नेफ्रॉम का फार्मूला होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। अपना जो हमारा एक अरसे में जो तजर्बे में हमने बनाया है वो उसे हमने फार्मूला बनाया था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह गुर्दे की पथरी हमने इसे 27 mm तक की निकाली है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि गुर्दों की पथरी की जो बीमारी है ये किन एज के लोगों में होती है? आया ये पैदाइशी हो सकती है, या कि ये एजड लोगों को होती है, या फिर ये जवान लोगों को हो सकती है? किन एज के लोगों को हो सकती है ये? जी, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जो प्रेगनेंसी में भी जब वो माँ को, तो वो आगे कुछ बच्चों को जो होती है, कुछ को बाई बर्थ भी कुछ टाइम बाद वो शो हो जाती है कि किडनी स्टोन है, और कुछ में जो होता है कि वो फैमिली से मैंने एक देखे हैं मरी के एक पेशेंट्स, तो उनकी ख़ानदान में ये है कि वो
फैमिली वाइज चला आ रहा है किडनी स्टोन जो है ना, उनका एक बच्चा जब पैदा हुआ तो 24 डेज़ का था, उसका अल्ट्रासाउंड किया गया तो उसके भी गुर्दों में पथरी पाई गई है, वहाँ मौजूद थी। तो पथरी बच्चों में भी रहती है, बहुत कम केसेस होते हैं ऐसे जो कुछ या तो वो मियाज़मेटिक जो चला आ रहा है नस्ल दर नस्ल जो इनहेरिट करके आ रहा है, और कुछ जो नौजवान होते हैं उनमें भी गुर्दों की पथरियों के मसाइल इसलिए बनते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का और गैर मयारी जो ग़िज़ाएँ होती है, बैलेंस डाइट नहीं होती है। हमें चाहिए कि एक तो मतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए, और दूसरा ये है कि हम जो कैलोरीज इनटेक करते हैं उतना हमारा वर्क भी हो, कि हमारी जो कैलोरीज बॉडी में जा रही हैं वो इस्तेमाल भी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई सख्त काम नहीं करते, कोई इस तरह का नहीं होता, और फिर बैलेंस डाइट नहीं होती है, फाइबर्स कम होते हैं, और जब वो चीज़ें किडनी में जाती हैं तो वो बनते बनते एक टाइम ऐसा ऐसा वो स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों में तो ऐसा होता है कि वो स्टोन तब तक सामने नहीं आता है जब तक कि कोई बहुत सख्त काम ना करें या कुछ इस तरह का ना हो कि वो उस पर कोई चोट या ज़रब लगे, तो फिर पता चलता है कि जब गुर्दे में दर्द है, जब अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो पता चलता है कि इनके गुर्दों में पथरियाँ हैं। तो ये है कि होम्योपैथी में अल्लाह पाक ने बस ये बनाया कि होम्योपैथी जो तरीका इलाज है गुर्दों की पथरियों में, इसको बहुत वसी असर है और बहुत जल्दी क्लियर होता है ये केस गुर्दों की पथरी का बिलखसूस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि हम लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, बिरयानी ज़्यादा खाते हैं, उसमें तरह तरह के मसाले जात होते हैं, या फिर हमने देखा है कि हम अपने बच्चों को पैसे दे देते हैं तो वो जाते हैं दुकान पे, शॉप से, वहाँ से पापड़ लेते हैं, ये लेज़ वगैरह इस तरह की जो पापड़ लेते हैं, इस तरह की चीज़ खाते हैं या चूरन खाते हैं। क्या इनकी वजह से भी ये गुर्दे की जो पथरी है लाहक हो जाती है, ये बीमारियाँ जो हैं ये लाहक हो जाती हैं? जी बिल्कुल, चावल, पालक, कच्चे टमाटर, ये जो चीज़ें होती हैं तो चावलों पे इनकी वजह से गुर्दों में पथरियाँ बनती हैं, इनका परहेज़ भी दिया जाता है। और दूसरा जो बच्चों को आपने कहा कि बाहर से जो चीज़ें वो लेने के, एक तो वो मयारी नहीं होती हैं उस तरीके से, या फिर हम किसी स्टैंडर्ड की कंपनी की चीज़ें, हमारे मुल्क में तो बहुत कम ही होती हैं ऐसी, तो हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। हमारे जो गरीब तबका है मुल्क में, हमारे मुल्क में गुर्बत का भी एक लेवल है बहुत ज़्यादा, तो वो जब गैर मयारी चीज़ें खाएंगे उससे उनका मैदा भी डिस्टर्ब होगा, वो किडनी पे भी इफेक्ट होगा, किडनी स्टोन बनेगी, और भी बहुत सारी गुर्दों की जो अमराज हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। और वो जब ये अमराज बनते हैं बच्चों में तो ये फिर आगे इनहेरिट हो जाते हैं, फिर वो आगे उनके बच्चों में चले जाते हैं। अगर उनको वक्त पर ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये विरासत नस्ल दर नस्ल आगे चलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर उसके लिए भी होम्योपैथिक इलाज जो होता है वो कराना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं कराएंगे तो वो आगे, जब तक उसको रोका नहीं जाएगा, उस मियाज़म को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक आप उसको क्योर नहीं कर सकते, वो आगे जाता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम कहते हैं कि अभी आपने कहा कि ये जो गुर्दों की पथरी की जो बीमारी है, गुर्दे में पथरियाँ आ जाती हैं, ये विरासती बीमारी है, मतलब कि नस्ल दर नस्ल जो है वो शिफ्ट होती रहती है? हाँ जी, अगर कुछ ऐसा हो ना कि जो आपकी दादा, सपोज़ कि मेरे दादा को था गुर्दों में मसला, गुर्दों में पथरी, अब मेरे वालिद को था, मुझे, या फिर आगे मेरे बच्चों को, ये एक मियाज़मेटिक जो है ना, ये एक विरासती चल रहा होता है काम। इसमें होम्योपैथिक में मियाज़म होते हैं, हम उसको फिर मियाज़मेटिक रेमेडी देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी निकालते हैं उस पेशेंट की। तो इसको ना सिर्फ पथरी जो गुर्दे के अंदर है उसको निकाला जाता है, बल्कि उसको दोबारा बनने का जो अमल है उसको रोकना भी होम्योपैथिक में ये एक प्लस पॉइंट होता है होम्योपैथी में, कि ये सिर्फ होम्योपैथी में ये है कि ना सिर्फ आप वो पथरी निकाल सकते हैं बल्कि उस पथरी के बनने के अमल को आप अद्वियात से रोक भी सकते हैं। और जब वो रुक जाता है दोबारा बार बार पथरी बनने का अमल, तो वो फिर उधर रुक जाता है वो सिस्टम, वो आगे इनहेरिट नहीं होता, आप आगे नहीं जा, उनके बच्चों को नहीं होगा फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो थी गुर्दों की पथरी की या इलाज था या उनके हवाले से बात ही थी। अब एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि हमारे जो आवाम है उनको पता चले। सीने के जलन या सीने में तेज़ाबियत, ये कोई अलग बीमारी है मैदे की जलन या मैदे की तेज़ाबियत की जो बीमारी होती है, ये दोनों अलग अलग बीमारियाँ हैं या एक ही बीमारी है? जी बेसिकली ये बीमारी तो एक ही है। जब सीने में आपके मैदे में जलन होगी ना, तो वो मैदे में क्या है, वो सीने में ही आएगी, वो आगे मूव करती है। गैसेज होती हैं, अगर गैस है, वो गैस बर्न हो रही है, वो एसिडिटी आ रही है, तेज़ाबियत वगैरह है, तो वो आपके सीने में आपको महसूस होगी। मैदे में तो बेसिकली सीने में ही बाहर आती है वो। और फिर कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनमें पित्ता की जो पथरी होती है, पित्ते में गॉल स्टोन, वो भी उसकी वजह से भी जो होता है वो मैदे में दर्द वगैरह, पेन शुरू हो जाता है, तेज़ाबियत, जलन होती है, बेचैनी सी होती है, घबराहट सी होती है, तो वो उसकी काज जो वो पित्ता की पथरी की वजह से भी हो सकती है। लेकिन जब मैदा ख़राब होगा, मैदे में कोई मसला होगा, तो तेज़ाबियत, सीने की जलन के ज़्यादा केसेस होंगे। तो पित्ता की जो पथरी है उसके हवाले से यह है कि होम्योपैथिक में उसका बहुत हद तक, अगर आप जर्मन मेडिसिन का यूज़ किया जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और कुछ किसी हद तक वो कि अब पित्ते की जो पथरी है, चूँकि उसका कोई रास्ता नहीं होता बाहर निकलने का,
वो क्या होता है कि जब आप ऑयली चीज़ें उसमें ऑयल कम होता है वो स्टक हो जाए, वो पत्थर टाइप की पत्थरी बन जाती है, पत्थर बन जाते छोटे छोटे। तो उसके निकालने के लिए उनको आप पिघलाने पड़ता है। उसके लिए बेसिक कोई वापसी का रास्ता नहीं होता, ना हम किसी दम दरूद से उसको बाहर निकाल सकते हैं कि वहाँ से पत्थरी पित्ते के अंदर से बाहर निकलने का कोई भी चांस नहीं होता है, क्योंकि उसका रास्ता ही नहीं होता है। तो वो जो बाइल होती है वो जम जाती है। जब आहिस्ता आहिस्ता आप उसको मेडिसिन देते हैं, वो एक पौधे की तरह, जैसे उस पौधे को पानी लगाया जाए तो वो पौधा हरा भरा हो जाता है, तो वो पिता दोबारा उसको बेहतर करने के लिए कोशिश की जा सकती है, और वो बहुत हद तक 95% तक कामयाब भी होती है। लेकिन 5% ऐसे केसेस भी होते हैं कि जिनमें पित्ते की पत्थरी के लिए ऑपरेट, जब पेन ज़्यादा हो तो फिर उसको रिस्क नहीं लिया जाता है, उसको ऑपरेट करा लिया जाता है। लेकिन पेन ना हो तो फिर गैर ज़रूरी पित्ते का जो है लेप्रोस्कोपी है वो नहीं करानी चाहिए, पित्ते का जो ऑपरेशन है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सीने की जलन या सीने में तेज़ाबियत जो है, इस बीमारी का इलाज क्या है? और एक और चीज़ ये बताइएगा कि सीने की जलन या सीने में तेज़ाबियत जो है, ये किन खुराक की वजह से होता है? क्या ये कौन कौन सी खुराक हम खाते हैं जिसकी वजह से हमारे मायदा जो है वो उसमें जलन शुरू हो जाता है और इसमें तेज़ाबियत सी शुरू हो जाती है? ये कौन सा खुराक है, कौन सी चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमें ये बीमारी लाहक होती है या हमें ये बीमारी जो है वो शुरू हो जाती है? जी देखिए, इसमें जो तेज़ाबियत है, सीने की जलन और तेज़ाबियत वगैरह, ये जब हम मिर्च मसाला ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं और फाइबर फूड्स जो होती है वो कम खाई जाती है, इनकी जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं, हरी सब्ज़ियाँ वगैरह, जो ये ग्रीन वेजिटेबल्स जो ये हम जब कम इस्तेमाल करते हैं, मसालादार अशिया ज़्यादा खाते हैं, बाज़ारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चूँकि बाज़ारी चीज़ें जो वो गैर मयारी होती हैं, आप उसको वो मयार का ऑयल, वो उस मयार की वो चीज़ें नहीं होती जो स्टैंडर्ड की जो आप घर में बना सकते हैं, जो बेहतर उसका वो है, तो उससे भी मैदे में तेज़ाबियत जलन होती है। फिर ये आगे जाके मैदे का अल्सर, आंतों का अल्सर बन जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसका होम्योपैथिक में जो है वो बड़ा शॉर्ट टर्म इलाज है, बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाता है, मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन वगैरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर होम्योपैथी से आप इसका इलाज कराएंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन से अगर ये क्लियर होगी, एक दफ़ा ठीक होगी, तो दोबारा आपको सालों साल ये मसला दोबारा वापस नहीं आएगा, बशर्ते कि आप अपनी ग़िज़ा को भी देखें, उसमें थोड़ी बेहतरी करें। आपको दवाइयाँ ख़त्म करने के बाद फिर परहेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप परहेज़ ना करें, नॉर्मल रूटीन के साथ जो वक्फे से आप अपनी डाइट खाएँ, जो आप खाना चाहते हैं खाएँ, मैदा आपका इंशाल्लाह ताला उसके बाद बेहतर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात इस हवाले से मैं आपसे पूछूंगा कि इसके लिए कोई सी एज की ज़रूरत है? मतलब पैदाइशी जो बच्चा पैदा हो जाता है उसमें ये बीमारी होती है, या फिर जवानों में, या फिर एजड लोगों में, बूढ़े लोगों में, यानी बुज़ुर्ग लोगों में ये बीमारी होती है? किन एज के लोगों में बीमारी होती है या किन एज के लोगों में ज़्यादा ये बीमारी होती है? अच्छा, बच्चों के हवाले से कि बच्चों में बहुत कम मैदे के मसाइल होते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं। लेकिन जो नौजवान होते हैं या जब बच्चे 12-13 साल से आगे जाते हैं ना, तो वो बाज़ारी चीज़ें खाते हैं, पापड़ वगैरह, इस तरह की जो बाज़ार की चीज़ें होती हैं वो गैर मयारी होती हैं। जब वो खाते हैं उनके मैदा जो होता है, वो वाल्स जो होती है मैदे की, वो डिस्टर्ब होती हैं, तो उसके बाद से मैदे में जलन, तेज़ाबियत आती है। और नौजवान आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है, ये बाज़ारी खाने, घर में तो बहुत कम ही लोग खाते हैं, बाज़ारी खाने ज़्यादा खाना, सुबह, दिन को, रात को। तो वो जब उनका एक रूटीन बनी थी, नाश्ता भी बाहर करना, दिन का भी बाहर खाना, रात का भी बाहर खाना, फिर बार बार चाय का पीना, तो उस वजह से जो मैदा होता है उस पर एक बोझ होता है, बार बार ऑयली चीज़ें, कोई अच्छी चीज़ नहीं जा रही जो मयारी, जिसको मैदा इस्तेमाल करे, जो बेहतरी वो, तो वो मैदे का तो चूँकि जो वर्क होता है वो तो वो करता है, लेकिन वो करते करते उसकी जो वाल्स होती हैं वो ज़ख्मी हो जाती है, उस मैदे में अल्सर आ जाता है, फिर वो आगे आंतों का अल्सर, इस तरह आगे मज़ीद उसमें पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमने अक्सर घर में देखा है कि जिन औरत का बच्चा पैदा हो तो हम उनको मना करते हैं कि ये खुराक ना खाएं, ये खुराक आपके बच्चे के लिए फिर नुकसानदेह होगा, ये खुराक ना खाएं, ये खुराक भी आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह होगा। क्या ये ठीक बात है, या ये नहीं कि हम ये सच कह रहे होते हैं? इसमें सच्चाई है कोई? हाँ जी बिल्कुल, देखें वो बच्चा जो था वो फीड कर रहा होता है, मदर फीडिंग पे होता है, तो जब उसकी माँ कोई अच्छी मयारी चीज़ खाएगी, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करेगी, तो एक हेल्थी, चूँकि देखें जो माँ का जो दूध होता है ना, जो वो फीड कर रहा होता है बच्चा, वो उस पर आपकी 35 ईयर्स तक आपको वो जो ताकत वहाँ से उस वक्त मिलती है, जो पहले 2 साल फीड बेहतर जो तरीका है वो कराई जाती है, माँ की जो फीड होती है वो मदर फीड, उसका जो बेनिफिट होता है वो आगे आपकी लाइफ तक बहुत अरसे तक रहता है। तो अगर आपकी जो माँ होती है, अगर वो माँ कम इस्तेमाल करेगी, वो उस तरह की नहीं चीज़ें खाएगी, मयारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें नहीं खाएगी जो ताकत वाली हो, जिससे अच्छा मिल्क पैदा बने, तो वो वीक होगा, तो जो जितना वो वीक होगा उतना उसका इफेक्ट जो वो डायरेक्ट उसके बच्चे पे पड़ेगा। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।